Hello, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. Hope all of you are doing well. Stay healthy, stay safe. So, we have discussed the first unit and the second unit in the offline mode session where we have discussed about the states of matter, their physical properties, chemical properties, and after that we have discussed is matter around us pure in our second unit. So this is our third unit where we are going to discuss about the atoms and molecules. Let's uh, let's take a quick brief of the previous chapters. There we have discussed, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था about matter. What's matter? Anything which occupies space and have mass is matter. तो कोई भी मैटर, कोई भी चीज जो ऑक्युपाई जो जगह घेरता हो और जिसका कोई मास हो उसको हमने कहा मैटर। अब ये भी कोई जो मैटर होता है वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होके कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पार्टिकल्स ऐसे बोल सकते हो। बहुत सारे पार्टिकल्स जमा होकर कोई चीज़ बनती है। मान लो अगर कोई चेयर की बात कर रहे हैं तो वो चेयर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब हमने समाप्त किया, कंबाइन किया, तब जाके एक चेयर बना। तो उस चीज़ को जब हम जो जो चेयर है उस चीज़ को जो सबसे छोटे पार्टिकल्स को जिन चीज़ों पार्टिकल से वो बना है, सबसे छोटे पार्टिकल जो अनब्रेकेबल हो, जो इससे ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता हो, उस चीज़ को साइंस कहता है वो चीज़ एटम है। जैसे हम नॉर्मल ह्यूमंस में हमारे पास कहते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, कि कोई भी इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या बना है, सेल का बना है। सेल से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, फिर इंडिविजुअल बना, फिर ये सब फलाना फिरने का। इसी तरह मैटर भी बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं या डिफरेंट हमारे पास मैटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का बना है। इसीलिए हर कोई चीज़ के जो फिजिकल फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हर चीज़ का, हर मैटर का क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि कम्बिनेशन अलग अलग कम्बिनेशंस ऑफ एटम्स की वजह से हमारा ये चीज़ वजूद में आता है। ठीक। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ कैसे कंबाइन हुआ, कब कंबाइन हुआ, कैसे कंबाइन हुआ और किस तरह से कंबाइन होता है। तो इसके लिए हम मेनली 3 लॉस पढ़ेंगे। लॉस ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, कि कोई जब चीज़ है, जिन चीज़ों से बना है कोई मैटर, तो वो कैसे कंबाइन होता है। तो पहला फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये फर्स्ट 2 लॉज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और जो थर्ड लॉ है वो आपको डिस्क्राइब या इलाबरेट किया जाएगा हायर क्लासेस में। तो इसको हम यहाँ पे सर थोड़ा बहुत ब्रीफ करके छोड़ देंगे। ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, बचाना, बचना। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जिसे हम इसे देखते हैं, कंजर्वेशन होता है बचाना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब ये है कि मास हमेशा कंजर्व रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब हम केमिकल रिएक्शन की कोई बात करते हैं, A+B गिव्स C, तो इसमें ये कहता है कि ए और बी को हम क्या कहते हैं, पहली बात रिएक्टेंट्स, और सी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, फर्दर क्लास में आपको इन चीज़ों से डिटेल स्टडी किया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दें। कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो चीज़ कंबाइन होकर कोई तीसरा चीज़ बन रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहता है कि जितना मास यहाँ पे होगा उतना मास यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ पे 10 ग्राम होगा टोटल मास, मान लो अगर ये 5 ग्राम, ये 5 ग्राम, 10 ग्राम का अगर दो रिएक्शंस आपका रिएक्ट कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट भी 10 ग्राम का ही बनेगा। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पहली बार डिस्कवर किया किसने, लवोसियर ने। लवोसियर ने 1774 में बताया कि मास हमेशा कंजर्व रहता है। मास ना डिस्ट्रॉय होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना हम मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम क्रिएट कर सकते हैं।
क्या होता है, मास हमेशा कंजर्व रहता है किसी केमिकल रिएक्शन में। अब जब कोई केमिकल रिएक्शन की जब बात कर रहे हैं तो ये क्लोज कंटेनर्स की बात कर रहे हैं हम। क्लोज कंटेनर्स, ओपन स्पेस में नहीं है। मान लो आपका अगर कोई रिएक्शन हो रहा है ओपन स्पेस में हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से ऑपरेशन हो सकता है, ठीक, यहाँ से बाकी मतलब स्पिल भी हो सकता है, बह सकता है। तो इसकी वजह से नहीं, किसी ओपन कंटेनर्स की बात करें जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो मास हमेशा कंजर्व रहता है। ओपन अगर कंटेनर नहीं होगा तो मान लो अगर हमारे पास नॉर्मली हम घर पे चाय भी बना रहे हैं, अगर हमारे पास ये जो ढक्कन ओपन है तो हमारे चाय की जितनी हमने पानी डाला होगा, अगर 1 घंटा हीट करने के बाद जितनी चाय, मान लो अगर यहाँ पे 2 लीटर चाय बननी चाहिए थी तो इसकी जगह 1 लीटर बनती है, क्योंकि क्या होता है 1 लीटर हमारा वेपर फेस में चला जाता है और वो उड़ जाता है। तो ये क्लोज वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक रिएक्शन किया है एक्सक्यूज मी, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सी ए को कैल्शियम कहते हैं, कार्बोनेट, इस चीज़ को हमने हीट किया है। हीट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। जब इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक। मान लो हमने यहाँ 100 ग्राम ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे हमारे पास बना 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो टोटल मास होता है, दोनों में टोटल मास क्या है, 100 ग्राम से, तो ये 100 यहाँ पे मास क्या हुआ, कंजर्व हुआ। तो इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम आप लोगों को जैसे हमने ये इस रिएक्शन के थ्रू बताया कि कैसे कंजर्व मास होता है। अब हम आपको एक एक्सपेरिमेंटल तरीका बताएंगे कि कैसे मास कंजर्व किया जा सकता है। तो आप ऐसा कीजिए, आप एक स्टैंडर्ड आपने, अभी तो लैब बंद है, लैब में आपके पास स्टैंडर्ड फ्लास्क होगा। स्टैंडर्ड फ्लास्क कैसा होता है, कॉनिकल राउंड बॉटम फ्लास्क जैसा होता है, ऐसे ये होता है कॉनिकल फ्लास्क या स्टैंडर्ड फ्लास्क भी कहते हैं। उस स्टैंडर्ड फ्लास्क को आप क्या कीजिए, आप वेइंग बैलेंस पे वेट कर दीजिए। क्या कीजिए, वेट कीजिए। वेट करने का मतलब क्या है कि इसका आप देखिए मास कितना है, वे कर लीजिए। हमने मान लिया जी, हमने इसका मास था 20 ग्राम्स, जस्ट मान लिया है। तो इसको वे करने के बाद आप इसमें क्या डालिए, इसमें वाटर डालिए, सॉल्वेंट, ये हम रिएक्टेंट्स डाल रहे हैं, वाटर रिएक्टेंट है। तो इसमें वाटर डालने के बाद आपने मेजर किया तो आपने देखा कि इसका क्या था, इसका आया 30 ग्राम्स। तो हम अब पानी डालने के बाद इसका 30 ग्राम है और खाली को जब हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से पानी का वेट आएगा। तो पानी का वेट आया हमारे पास 10 ग्राम। इसके बाद क्या कीजिए, इसमें आप सॉल्ट डिज़ोल्व कीजिए। क्या कीजिए, सॉल्ट डिज़ोल्व किया। हमने लगाया यहाँ पे, ये भी रिएक्टेंट है, वाटर प्लस सॉल्ट। हमने 5 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व किया, ठीक, 5 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व किया। तो यहाँ पे हुआ कितना, 10, पहले से पानी था 5, 15 ग्राम, ठीक, 15 ग्राम टोटल हुआ। अब इसको जब ये कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्ट इसमें, तो एक सोल्यूशन बनेगा। तो इस सोल्यूशन का वेट कितना होगा, इस सोल्यूशन का वेट इतना होगा जितना रिएक्टेंट। तो रिएक्शन अगर यहाँ पे हमने लिखे हैं, तो हमने कहा रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट हमारे पास वाटर था प्लस सॉल्ट था। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा, ठीक, सॉल्ट सोल्यूशन। तो हमने माना वाटर हमारे पास कितना था, 10 ग्राम। तो सॉल्ट हमने कितना लिया, 5 ग्राम। और हमारे पास यहाँ कितना सोल्यूशन में कितना बनेगा, सोल्यूशन में हमारे बनेगा यहाँ पे 35 ग्राम का सोल्यूशन बनेगा। अब ये 35 ग्राम कहाँ से है, हमने माना कि स्टैंडर्ड फ्लास्क जिस वेसल में हमने लिया उसका 20 ग्राम है। तो यहाँ पे जो ये जो मास है वो हमेशा सेम रहेगा, जिसका आपको यहाँ रिएक्टेंट में देखो कि ये 10-15 ग्राम, इसको मिला के 35 ग्राम। तो आपका टोटल यहाँ पे 35 ग्राम सेम। अगर मतलब बॉटल्स को अगर छोटे स्टैंडर्ड फ्लास्क को अगर आप यहाँ पे नहीं रखोगे तो यहाँ पे भी 15 ग्राम, यहाँ पे भी 15 ग्राम। ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा कंजर्व रहा। ये एक एक्सपेरिमेंटल तरीका बताया हमने आप लोगों को कि एक्सपेरिमेंटली आप कैसे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के बारे में बताएं कि क्वेश्चंस कैसे करना है आपको। मान लो आपको एक क्वेश्चन उन्होंने बताया, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था, वो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने की वजह से क्या हुआ, वो डिसोशिएट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमने माना कि हमने 10 ग्राम ये लिया था,
10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, सॉरी ये क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट हमने 10 ग्राम लिया था। वो 10 ग्राम हमारा क्या हुआ, वो 10 ग्राम हमारा डिसोशिएट हुआ किस में, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में। और हमें इसका मास निकालना है कि हमको इसका कितना मास आएगा, और इसको ऐड करने हम इन दोनों को ऐड करने करने पर हमें 10 वापस आना चाहिए। ठीक, तो हमें ये पता है कंजर्वेशन मास से कि मास ऑफ प्रोडक्ट हमारे हमेशा बराबर होना चाहिए मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल मास ऑफ रिएक्टेंस। तो मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंस का मतलब ये है कि मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये 10 ग्राम था, ठीक जी। तो उन्होंने कहा कि इसकी 10 ग्राम से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम का बना। तो इस चीज़ को फाइंड करो, करो जी। इस चीज़ को फाइंड कैसे करोगे, तो हमने बोला कि ये इज इक्वल टू 10 ग्राम है, ठीक। तो हम ऐसे नॉर्मली 5.6 ग्राम प्लस एक्स है इज इक्वल टू 10 ग्राम हमारे पास टोटल है। तो एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 5.6, जिससे हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 4.4। जब हम 5.6 को 4.4 से प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 10 ग्राम ही आएगा। ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, फिर CH3COH, क्या कहते हैं इसको, इथेनॉइक एसिड, ठीक। सोडियम इथेनोएट इसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये बन रहा है जी ये तीन। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें इसमें ये देखना है कि इसमें कंजर्वेशन मास वैलिड होता है या नहीं होता है। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने कहा था इसमें कितना होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे बराबर है या नहीं वो हमें देखना है। वो हमें कैसे देखना है कि हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, फिर देखेंगे कि ये बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक। चलो जी, तो ये आपका फर्स्ट सेशन था। तो ऑनलाइन सेशंस में हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को वापस से, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन।